हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम कंप्लीटली कवर करेंगे और समझेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल। यह जो चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th का चैप्टर है। पूरा समझेंगे बहुत ही अच्छे स्टडी नोट्स और डेफिनेशंस के साथ, जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इनको याद कर सकते हैं। चलिए, तो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आने वाली है इसके इजी एक्सप्लेनेशन की वजह से। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बिकॉज उन सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा जिनको आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर एआई प्रोजेक्ट साइकिल का मतलब क्या है, तो आप प्रीवियस चैप्टर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग समझ चुके थे, राइट। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको बनाना होता है, तो मतलब हमको बनाना है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस, या फिर आपके सिलेबस के लैंग्वेज में कहूं एआई प्रोजेक्ट हमको बनाना है, राइट। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एआई प्रोजेक्ट साइकिल हमको समझनी होगी। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल हमको वो स्टेप्स बताती है जिसकी मदद से हम एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऑलराइट, सो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। एग्जांपल ये है कि सपोज करो मदर्स डे आ रहा है और आपको अपनी मदर को ग्रीटिंग कार्ड देना है। ओके, सो आप क्या करोगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड के लिए आप अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज लोगे, ऑनलाइन या फ्रेंड्स। और ग्रीटिंग कार्ड को बनाने के लिए आप अलग अलग मटेरियल को फाइंड करोगे, फिर ग्रीटिंग कार्ड को बनाना स्टार्ट करोगे, और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो दोबारा बनाओगे, और उसके बाद जब बन जाएगा उसके बाद अपनी मदर को गिफ्ट करोगे, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। ऐसे ही अगर हमको एआई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमको फॉलो करना पड़ता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जो कि क्या है, स्टेप्स हैं। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 5 स्टेप्स हैं और इन 5 स्टेप को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं हम। ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में 5 स्टेप्स होते हैं: प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवेल्युएशन, राइट। सो ये पांचों स्टेप्स बहुत ही आसानी से समझेंगे। सबसे पहले इन पांचों स्टेप्स को शॉर्ट में समझ लेते हैं, राइट, ताकि आगे जब इस वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको और भी आसान लगे सब कुछ समझना। तो सबसे पहला जो स्टेप है एआई प्रोजेक्ट साइकिल में वो है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब है कि हमको एआई प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब यहां पर मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कोई एआई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी कि हाँ, सोसाइटी में या किसी जगह पर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कोई एआई प्रोजेक्ट, एआई डिवाइस बना सकता हूं या बना सकती हूं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एलन मस्क है, एक बड़ा सा एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं। एलन मस्क ने टेस्ला, जो उनकी क्या है, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार है जो ऑटोमेटिकली ड्राइव करती है, राइट। तो यहां पर ये क्या है, एक एआई है, एक इंट्रोडक्शन लेवल का एआई है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स के पर्पज से देखें तो बहुत बड़ा एआई है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो एक इंट्रोडक्शन लेवल का एआई है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग कर पाता है, उनका जो टेस्ला यानी कि एलन मस्क का एआई है। तो वो एक उनका प्रोजेक्ट है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है सोसाइटी में। जैसे कि आप सपोज कर लो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो एग्जाम पास नहीं कर पाते, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास स्टडी करने की फीस नहीं होती, तो उनके लिए आप ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालो, एक ऐसा क्या डिवाइस बनाओ, ऐसा क्या प्रोजेक्ट बनाओ जिससे उनको एजुकेशन में ऑटोमेटिकली मदद मिले, राइट। तो ये एक आप एक को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप कोई भी प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो, राइट। तो जब आपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्टेप आता है एक्वायर्ड डेटा का। एक्वायर्ड डेटा मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए आपको चाहिए होगा डेटा, राइट। डेटा आप कुछ अलग अलग रिसोर्सेज से ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आपका जो डेटा हो वो बिल्कुल करेक्ट हो, राइट। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि स्टूडेंट्स को पास होना है, जो स्टूडेंट पास नहीं हो पाते,
तो उसके लिए आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? आप अपने स्टूडेंट से, ठीक है, अपने टीचर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स दे दो या आप अपनी स्टडी टिप्स दे दो। तो वो क्या हो गया, आपने डेटा एक्वायर कर लिया, राइट। ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, राइट। जैसे कि कार ड्राइविंग, ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग, उसके लिए कौन सा डेटा कलेक्ट किया होगा कि कौन से सिनेरियो में लेफ्ट लेना है, कब हॉर्न बजाना है, कब राइट लेना है, अलग अलग डेटा एक्वायर किया होगा, राइट। तो अब एक्सप्लोर करना होता है। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि जो आपका डेटा आपने लिया है वो आपको विजुअल करना है कि उस डेटा के अंदर एक्चुअल में है क्या, ताकि आपको उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और आप अपना प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ा पाए, राइट। जैसे कि आपको डेटा मिला तो आपने, हो सकता है आप ग्राफ के जरिए विजुलाइज कर सको। देखो आप सभी क्लास 10th में हो तो आप सभी ने ग्राफ बनाए होंगे, तो आपको समझ में भी आता होगा कि ग्राफ्स के जरिए हम जो स्टैटिस्टिक्स होती है, राइट, उसको बहुत इजीली विजुलाइज कर लेते हैं। ग्राफ्स के जरिए हमको और जो चीजें होती है वो और अच्छे से समझ में आती हैं। ओके। अब जैसे कि जो आपने नोट्स लिए थे उसको आपने अलग अलग, हो सकता है अलग अलग पेन ड्राइव्स में हो, अलग अलग फोल्डर्स में हो, ठीक है, अनऑर्गेनाइज तरीके से हो, तो आपको एक्सप्लोर करना है, मतलब उसे ऑर्गेनाइज करके भी रखना है अपने पीसी में, फोल्डर वाइज, स्टूडेंट वाइज, कुछ इस तरीके से, राइट। तो एक्सप्लोर करने का मतलब समझ गए, डेटा को विजुलाइज करना, डेटा को समझना। नेक्स्ट जो आता है कि आप अपने डेटा को एक्सप्लोर कर लिया, डेटा को आपने, डेटा के अंदर के जो पैटर्न्स होते हैं वो आपने समझ लिए कि डेटा क्या है। उसके बाद बारी आती है मॉडलिंग की, राइट। 3 स्टेप्स एआई प्रोजेक्ट साइकिल के हो गए, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन। अब आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है कि अब जो है आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कोडिंग करनी है, क्योंकि आप बना रहे हो एक एआई प्रोजेक्ट, तो उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। अब कोडिंग आपने देखो 9th में करी होगी, HTML करा ही होगा। HTML में सभी ने देखो एक पेज बनाया होगा जिसके जरिए आप क्या कर सकते थे, इंफॉर्मेशन दे सकते थे, राइट। ऐसे ही आप समझ लो कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके एआई जो है प्रोजेक्ट बनाओगे और उस प्रोजेक्ट में आप क्या करोगे, मॉडलिंग करोगे। मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसको अपने डेटा के जरिए, अपने डेटा एक्सप्लोरेशन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये सब कोडिंग का पार्ट है, मॉडलिंग, जो आपको अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में समझने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो मॉडलिंग का मतलब समझ गए कि ऊपर के 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है, कोडिंग करनी पड़ती है, राइट। तो यानी कि एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है। मैं जो है एल्गोरिदम वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो आप छोटे हो तो इसलिए मैं एल्गोरिदम को कोडिंग से यहां पर समझा रहा हूं। ओके, तो आपको एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी कि इस एल्गोरिदम को फॉलो करके मेरा जो रोबोट है या जो मेरा डिवाइस है वो काम करेगा, राइट, या मेरे को आउटपुट निकाल के देगा कुछ। अब ऊपर के 4 स्टेप्स को करने के बाद इवेल्युएशन की बारी आती है, यानी कि आपका जो मॉडल है आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो मॉडल कितना करेक्ट आपने बनाया है, राइट। तो जो मॉडल है उसको टेस्ट देना पड़ेगा। उस मतलब कि सपोज करो आपने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाया कोई डिवाइस या प्रोजेक्ट, तो अब टेस्टिंग कैसे करोगे? अब कुछ स्टूडेंट को डिवाइस के पास भेजोगे, अब उस डिवाइस से आंसर पूछोगे। जैसे कि सपोज करो एक स्टूडेंट पूछ सकता है कि मैं कितने घंटे पढ़ूं कि अगले 2 महीने में मैं अच्छे से 70% ला सकूं। तो वो जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली अपने डेटा को देखकर विजुलाइज करके सारी चीजें समझ के आंसर दे देगा। तो हमको ये देखना है अब जो पर्सन जिसने बनाया है वो समझ जाएगा कि करेक्ट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो यही चीज हमको इवेल्युएट करनी है कि जो हमारा मॉडल है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर दे रहा है और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। ओके, चलिए प्रॉब्लम। अब मैंने आपको बताया कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो है वो 5 जो स्टेप थे मैंने आपको समझाए, ठीक है, शॉर्ट में। अब थोड़ा इनको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, राइट। अब डिटेल में मतलब बिल्कुल ऐसे टाइप ही नहीं लिखेंगे पर और इनके अंदर के कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने हैं वो समझेंगे, उसके बाद और आगे के टॉपिक्स हैं वो समझने वाले हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट साइकिल में स्टेप क्या था, प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम क्या करते थे, हम प्रॉब्लम ढूंढते थे जिसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए आपको 4 W's का याद रखना है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, राइट। तो ये जो 4 हैं ये आप न्यूज और मीडिया से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से या अपने आसपास भी आप देख सकते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम आप ढूंढ रहे हो तो ये देखो कौन जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट। जैसे कि स्टूडेंट्स पास होने के लिए कुछ स्टूडेंट, सपोज 100 स्टूडेंट में से 1 या 2 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं,
तो यहाँ पर या 2-3 फेल हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ एआई प्रोजेक्ट बनाना है। समझ गए आप मेरी बात? या फिर जो स्टूडेंट्स टॉप आना चाहते हैं तो उनके लिए एआई प्रोजेक्ट बनाना है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप टॉपर कैसे बन सकते हो, राइट? तो हु फेस दिस प्रॉब्लम समझ में आ गया। उसके बाद व्हाट, अब ये समझ लिया कि स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड इट एक्चुअली एग्जिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप एआई प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दोगे। सबसे पहले आपने देखा कि प्रॉब्लम किस पे है, उसके बाद आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या थी? पास एग्जाम, राइट? एग्जाम पास होना है, ठीक है। और आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम फाइंड करनी है और यह भी प्रूफ करना है कि वाकई में ये प्रॉब्लम है। अब सपोज आपने वो डिवाइस किसी ऐसे स्कूल में लगा दिया जहां पर सभी टॉपर्स हैं, तो वो डिवाइस जो है वो उन स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं दे पाएगा क्योंकि वहां पर सभी टॉपर्स हैं, राइट? तो ये चीज आप सभी को समझ में आ गई। अब लोकेशन आपको फाइंड करनी है कि कहां पर जो है वो प्रॉब्लम है जहां पर आप उसका सॉल्यूशन डालोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वाई, मतलब वेयर समझ में आ गया सभी को, मतलब सिचुएशन, लोकेशन, वाई। अब आप उस प्रॉब्लम को क्यों सॉल्व करना चाहते हो, राइट? तो हो सकता है आप पीपल के बेनिफिट के लिए या फिर आपका बिजनेस है वो आप देखो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस, रोबोटिक डिवाइसेस बना दो और लगा दो स्कूल्स में, आपका बिजनेस चलेगा, राइट? बिजनेस के पर्पस के लिए या फिर सोशल सर्विस के लिए या फिर आपको प्रोजेक्ट दिया है आपके टीचर्स ने या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उस कंपनी ने बनवाया है। तो देयर आर डिफरेंट रीजन जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। तो मोस्टली जो बिजनेस होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है, राइट? आपको बस कोई प्रॉब्लम ढूंढनी है, उसका सॉल्यूशन निकालना है और जो भी आपने डिवाइस बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, उसकी मार्केटिंग करो, सेलिंग करो, राइट? तो प्रॉब्लम स्कोपिंग सभी को समझ में आ गया। अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो नेक्स्ट स्टेप था वो था डेटा एक्विजिशन। अब डेटा एक्विजिशन का मीनिंग आपको याद है ना, मतलब कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए डेटा को एक्वायर करना है। अब डेटा क्या होता है? अब डेटा का मतलब है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स और या फिर स्टैटिस्टिक्स जो कि हमने एनालिसिस करने के लिए कलेक्ट किए हैं, राइट? जैसे कि आपने बनाना चाहते हो कि एक स्टूडेंट को ये आंसर कर पाए किसी भी डिवाइस के जरिए कि उसे कितने घंटे पढ़ना है इस सब्जेक्ट को जिससे कि वो 90% से अबव ला सके। तो इसके लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? आपको प्रीवियस ईयर्स के टॉपर से मिलेगा, राइट? वो बताएंगे कि उन्होंने किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ा, ठीक है, और कितना घंटे प्रैक्टिस करी। तो उन सबको कलेक्ट करके आप ग्राफ्स के जरिए एनालाइज कर सकते हो, राइट? तो जो आपने कलेक्शन किया वो था डेटा। तो जब भी आपको जो है एआई प्रोजेक्ट बनाना है जो कि प्रेडिक्ट कर सके किसी भी आउटपुट को, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। किसके जरिए? उस डेटा के जरिए जो हमने एक्वायर करा है, राइट? तो ये ध्यान रखना है, वी नीड टू ट्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मॉडलिंग करते हो उसको आप ट्रेन करना पड़ता है डेटा के जरिए, राइट? तो मॉडलिंग आपको याद ही है, मैं आपको समझा चुका हूं तभी पांचों स्टेप्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, सपोज करो डॉक्टर्स की बहुत कमी होती है और डॉक्टर्स बहुत महंगे भी होते हैं, तो किसी पर्सन ने सोचा कि क्यों ना मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख कर एक ऐसा रोबोट बनाऊं या एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जो हर चौराहे पर लगा सके और वो किसी भी पर्सन के सिम्टम्स को देखकर उसकी जो डिजीज है उसको सॉल्व कर सके, राइट? तो इसके लिए जो डिजीज है उसको प्रिडिक्ट करना है, राइट? तो उसके लिए जो रोबोट या मशीन आप लगाओगे उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है? डेटा फीड करना पड़ेगा जिस डेटा को हम क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग डेटा, राइट? मतलब प्रीवियस जो हिस्ट्री होगी, सपोज कर लो आपने 1000 जो ऐसे मरीज हैं उनका डेटा आपने डाल दिया। अब उन 1000 मरीज के क्या सिम्टम्स थे उनको कंप्यूटर ने या उस एआई प्रोजेक्ट ने एनालाइज करा। अब कोई न्यू पेशेंट आता है तो उसके अंदर अगर वो सिम्टम्स मिलते हैं या उससे रिलेटेड सिम्टम्स मिलते हैं तो वो जो एआई प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा? वो करेक्ट आउटपुट देगा कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए और जो डिजीज है उसको भी आराम से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आपको डिजीज है और आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योर बता पाएगा, राइट? तो ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? समझ गए आप मेरी बात कि प्रीवियस जो डेटा होता है जिसको एनालाइज करेगा कंप्यूटर, राइट? तो ये जो प्रीवियस डेटा का मतलब इस डेटा को एक्वायर करना पड़ता है, राइट? तो अब ये जो ट्रेनिंग डेटा ये सभी को समझ में आ गया। अब समझते हैं टेस्टिंग डेटा। अब जो नेक्स्ट सिम्टम्स है, ठीक है, जो कि प्रिडिक्शन होंगे
वो क्या कहलाएंगे, टेस्टिंग डेटा। अब 1000 पेशेंट्स के डेटा को आपने कंप्यूटर को दे दिया, वो समझ गया क्या सिम्टम्स होते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के, तो अब कोई 1000 के अलावा कोई अदर आया, उसके सिम्टम्स को एनालाइज किया जाएगा, राइट। तो वो जो अब जो न्यू डेटा आ रहा है, ठीक है, जिस जहां पर एक्चुअल में प्रेडिक्शन करनी है, वो जो न्यू डेटा कहलाएगा आपका टेस्टिंग डेटा। ऑलराइट, सो ट्रेनिंग डेटा मैं आपको बता दूं ऑथेंटिक होना चाहिए। आप सभी को याद रखना है ट्रेनिंग डेटा क्या होता है। ट्रेनिंग डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जिससे जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व की जा सके, राइट। अगर ट्रेनिंग डेटा आपका गलत है तो आपका जो डिजीज है या कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो इनकरेक्टली सॉल्व होगी, जबकि हम चाहते हैं कि करेक्टली सॉल्व हो। अब ध्यान रखना, कभी भी आप डेटा एक्वायर कर रहे हो कहीं से, तो अगर किसी का प्राइवेट कंपनी का डेटा आपने ले लिया तो वो एक ऑफेंस होता है, राइट। तो प्राइवेट कंपनीज का डेटा आप उनकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते। और ध्यान रखना है कि आपको कहीं से डेटा लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसका जो रिलायबल और ऑथेंटिक जो सोर्सेज होते हैं वो ओपन सोर्स वेबसाइट यानी कि फ्री वेबसाइट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा होस्ट की जाती हैं। कई ऐसी एनजीओज भी वेबसाइट होती हैं जो आपको ऐसा डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं। अलग अलग टाइप के डेटा है। सपोज आप कोई मूवी प्रोडिक्शन का प्रोजेक्ट बना रहे हो, सपोज एक मूवी का डायरेक्टर है, सपोज कर लो, वो ये चाहता है कि अगर मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊं तो मुझे किस टाइप की मूवी बनानी चाहिए, कौन से एक्टर्स को लेना चाहिए, राइट। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। हर एक तबके में आप देखो तो किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो मूवी डायरेक्टर ये कहेगा कि अगर मैं 100 करोड़ रुपए लगाऊं कौन से एक्टर्स को लेना चाहिए, किस टाइप की मूवी बनानी चाहिए, कॉमेडी, हॉरर या रोबोटिक, कौन सी मूवी बनानी चाहिए, लव मूवी बनानी चाहिए। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इसके लिए भी हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से एक्टर्स, प्रीवियस सभी एक्टर्स का डेटा कलेक्ट करो, प्रीवियस जीनर्स की मूवी का डेटा कलेक्ट करो कि हॉरर की मूवी ने ज्यादा अर्निंग करी थी, कि लव की मूवी ने या फिर रोबोटिक मूवी ने ज्यादा अर्निंग करी थी। तो इन सबको एनालाइज किया जाएगा। बात मेरी आप समझ गए होंगे, राइट। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था। सो जब आप एआई सीख जाते हो तो आपको ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। आगे चल के जब आप कहीं पर भी जॉब करोगे, आपने खुद का बिजनेस बनाओगे, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो डेटा एक्विजिशन सभी को समझ में आ गया। अब समझते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत टफ होता है। बहुत सारे फोल्डर्स में, बहुत सारे एमएस एक्सेल की फाइल्स में, बहुत सारी ग्राफ्स की फॉर्म्स में हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स की फॉर्म में। तो उसमें से हमको जो होता है पैटर्न समझना पड़ता है। तो पैटर्न समझने का मतलब हमको डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, डेटा को हमको विजुअलाइज करना पड़ता है, राइट। तो समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हमको उस डेटा में से कुछ ना कुछ सेंस निकालना पड़ता है, ट्रेंड्स निकालने पड़ते हैं, राइट। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर आपने 5 प्रोडक्ट लिस्ट करे। अब उन 5 प्रोडक्ट्स को आपने अपने मतलब अपनी वेबसाइट को अपने 500 फ्रेंड्स के पास आपने भेजा। अब आप ये देख पाओगे कि उन 500 फ्रेंड्स में से 5 प्रोडक्ट्स को, कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा लाइक किया गया है या सबसे ज्यादा परचेज किया गया है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये सेंस निकल रहा है कि जो प्रोडक्ट नंबर 1 था, 5 थे ना, तो प्रोडक्ट नंबर 1 था, उसको सबसे ज्यादा ऑर्डर किया, तो ये एक सेंस निकाला है आपने, ठीक है। डेटा एक्सप्लोर किया, तो आप उसी टाइप का प्रोडक्ट और अपनी वेबसाइट पर डालोगे, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो उसके बाद जब आपको डेटा एक्सप्लोर आप करते हो, आपको सेंस हो जाता है, ट्रेंड्स के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है अपना मॉडलिंग में समझा चुका हूँ, मॉडलिंग के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि किस टाइप का मॉडल आपको बनाना है। और जो भी नॉलेज आपको मिली है, आप, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन एआई प्रोजेक्ट बनाता है, पूरी कंपनी है, बहुत सारे लोग मिलकर भी बना सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं या आपके साथ जो वर्क करते हैं उनको भी दे सकते हो। अब डेटा को विजुलाइज करना है तो उसके लिए आप अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स सभी ने पढ़ी है, सभी क्लास 10th में है, ठीक है। सो सभी ने ग्राफ्स बनाए होंगे, तो सभी को आइडिया होता है कि हमारे पास टेबल होती है, उसे हम ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, तो ग्राफ्स आसानी से समझ में आते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं मॉडलिंग पर। तो यह जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबको यहीं पर ही फोकस करना होता है। तो मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब यह है कि क्रिएशन ऑफ एल्गोरिदम्स, कोडिंग करना, ठीक है। मतलब एल्गोरिदम्स बनाना जो कि हमारा मॉडल क्या कर सके, लॉजिकली डिसीजन ले सके उस डेटा के ऊपर जो डेटा हमने एक्वायर किया है और हमने एक्सप्लोर किया है। तो जो एआई मॉडल्स हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स।
पहला जो मॉडल हो सकता है एआई का वो होता है हमारा रूल बेस्ड अप्रोच। अब रूल बेस्ड अप्रोच का मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी एआई मॉडल या प्रोजेक्ट उन रूल्स को फॉलो करता है जो किसी डेवलपर ने बनाए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा और कोई अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है, राइट। ठीक है, सो एआई मॉडल जो होगा रूल बेस्ड अप्रोच का वो वही काम करेगा जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है, जो उसे सिखाया गया है। जैसे कि आपने कोई ऐसा डिवाइस बना दिया जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को देखकर बताता है कि रेन होगी या नहीं, ऐसा कोई आपने डिवाइस बना दिया, राइट। क्योंकि ये जो इस तरीके का डिवाइस है वो विलेजेस में या जो लोग फार्मर्स है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो ऐसा कोई आपने डिवाइस बनाया और ऐसा जो डिवाइस होगा, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो ये जो वही काम करेगा जो रूल्स आपने वहां पे लगाए हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ भी लर्निंग नहीं करेगा। ठीक है, अब सपोज कल को कोई बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए इस मॉडल को तैयार नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के ही जो है वो सिनेरियोज डाले गए हैं। तो वो जो मॉडल है वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि बाढ़ आने वाली है। समझ गए आप मेरी बात। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं। लर्निंग बेस्ड अप्रोच में जो एआई मॉडल होता है उसको ट्रेनिंग करी जाती है उस डेटा के ऊपर, ठीक है, जो हमने एक्वायर और एक्सप्लोर करा है। और यह जो मॉडल होता है वो अपने आप क्या कर लेता है, जो न्यू न्यू चीजें होती हैं वो लर्न कर लेता है उस डेटा में से और अपने आप जो है अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, राइट। मतलब डेटा जो है खुद को जो है अपने उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। क्लियर। सो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, आपने क्या करा, 100 इमेजेस ली एप्पल की और बनाना की। सपोज एक फैक्ट्री के लिए आप एक मशीन बना रहे हो, ठीक है। अब वो मशीन ऑटोमेटिकली क्या करती है, एप्पल और बनाना में से आ रहे होंगे फैक्ट्री में बहुत सारे एप्पल एंड बनाना, ठीक है, सेलिंग के लिए। तो एप्पल और बनाना को अलग अलग कर देती है ताकि उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में पैक किया जा सके। तो अब आप यहाँ पर देखो, जो डिवाइस आपने बनाया, एआई प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसको आपने 100 इमेजेस देखकर ट्रेन कर दिया कि देखो ऐसे होते हैं एप्पल, ऐसे होता है बनाना। अब अगर सपोज करो उन 100 से अलग कोई एप्पल आ गया या कोई बनाना आ गया, तो वो जो मशीन है वो उन चेंजेस को समझ लेती है कि हाँ ये एप्पल ही है, ये बनाना ही है, ठीक है, अपने आप ट्रेन हो जाती है, राइट। क्योंकि सपोज करो 100 एप्पल आपने लिए, 100 बनाना, इन सबकी फोटोज मतलब अलग अलग कलर साइज होते हैं ना, तो आपने ट्रेन कर दिया। अब सपोज करो कोई अदर कलर का, कोई दूसरे कलर का आ गया, अब वो आ गया आपका एप्पल, ये थे एप्पल, ये थे बनाना। अब मशीन को लगा ये एप्पल है तो इसने एप्पल वाले साइड में डाल दिया। अब मशीन समझ गई कि ये क्या था, एप्पल। तो ये जो इसका जो डायमेंशन है, इसका जो फोटो कलर, ये भी इसके जो रिकॉर्ड है इसमें स्टोर हो जाएगा, 101 हो जाएंगे यहाँ पर। समझ गए आप मेरी बात। तो ये अपने आप को इवॉल्व कर लेती है चेंजेस के साथ, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम हर दिन आपके लिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सो लर्निंग बेस्ड अप्रोच को हम समझेंगे, राइट, यानी कि एआई मॉडल का जो सेकंड टाइप है इसको हम समझेंगे और भी अच्छे तरीके से डिटेल में। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच होते हैं हमारे 3 टाइप के, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग को समझेंगे। सुपरवाइज लर्निंग वो सुपरवाइज लर्निंग यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें जो डेटा सेट होता है वो मशीन को दिया जाता है, लेकिन वो जो डेटा सेट होता है वो लेबल्ड होता है। अब लेबल्ड का मतलब क्या है, लेबल का मतलब होता है जो भी डेटा हम मशीन के अंदर डाल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वो डेटा उसको हम कोई ना कोई टैग दे देते हैं, कोई ना कोई नेम दे देते हैं, राइट। जैसे कि 100 फोटोज आपने दिखाई, ठीक है, मशीन को ट्रेनिंग करने के लिए। उन 100 फोटोज में आपने लेबलिंग कर रखी है कि 50 फोटोज एप्पल की हैं और 50 फोटोज बनाना की हैं। तो जो मशीन है वो ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि अच्छा ये एप्पल है, ये बनाना है। तो लेबलिंग कर रखी है आपने डेटा जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो सुपरवाइज लर्निंग होती है 2 टाइप की, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो ये आगे इसी चैप्टर में अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले समझते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा सेट होता है वो अनलेबल्ड होता है, राइट। यानी कि हमें डेटा के अंदर से अपने आप ही, यानी कि जो मॉडल होता है, यानी कि जो डिवाइस होता है, उसको अपने आप ही जो पैटर्न्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, वो अपने आप ही फाइंड करने पड़ते हैं, राइट। तो जैसे कि आपने 1000
इमेजेस दिखा दी फ्रूट्स की, लेकिन आपने कोई भी लेबलिंग नहीं कर रखी है कि कौन सा एप्पल है कौन सा बनाना है, ठीक है। तो कलर के अकॉर्डिंग, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो आपका मशीन है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उनको अपने आप ग्रुपिंग कर लेगा कि अच्छा ये रेड कलर वाले, इस सर्कुलर वाले ये फ्रूट ए है और ये दूसरे वाले फ्रूट बी है, राइट। तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया, डिफरेंट कर लिया, राइट। तो अनसुपरवाइज लर्निंग यहाँ पर क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये दो टाइप की है। नेक्स्ट जो टाइप का हमारा लर्निंग बेस्ड अप्रोच में आता है मॉडलिंग का तरीका, वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो हमारी मशीन होती है उसको ट्रेन किया जाता है रिवॉर्ड्स देकर, राइट। सपोज जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो सही स्टेप लेता है तो उसे रिवॉर्ड्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं ना, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कुछ इसी तरीके से है। जब कोई मशीन करेक्ट जो होती है वो डिसीजन लेती है तो उसे प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो ध्यान रखना इसमें भी जो लेबल डेटा होता है वो नहीं होता है, इसमें भी अनलेबल डेटा होता है। और इसमें जो मशीन होती है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखती जाती है, जैसे जैसे डिसीजंस लेती है, राइट, जैसे आप अपनी लाइफ में सीखते हो, ओके। तो अब यहां पर लर्निंग बेस्ड अप्रोच हम समझ रहे थे किसके अंदर, मॉडलिंग के अंदर, राइट। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में जो फर्स्ट था हमारा सुपरवाइज लर्निंग, इसके जो दो तरीके हैं इसको हम समझते हैं। सुपरवाइज लर्निंग आपको याद है ना, इसमें जो डेटा होता है वो लेबल्ड होता है, कैटेगरीज होती है, राइट। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो टाइप का था हमारा यहाँ पर, राइट, सुपरवाइज लर्निंग। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन एक ऐसी सुपरवाइज लर्निंग मॉडलिंग का तरीका है जिसमें जो डेटा होता है वो क्लासिफाई किया जाता है लेबल्स के बेसिस पर, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फ्रूट्स को अलग अलग क्लासिफाई करना, या फिर बैंक लोन्स, ठीक है, देना है या नहीं देना है, ठीक है। बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर दो तो आपकी हिस्ट्री या आपके डिटेल्स को देखकर बैंक डिसाइड करती है कि दे वांट टू गिव यू और दे वांट टू नॉट गिव यू, राइट। ईमेल फिल्टरिंग, ठीक है, कौन सा जो ईमेल है वो हमारा जंक में जाएगा या फिर कौन सा ईमेल है जो इनबॉक्स में जाएगा, कौन सा ईमेल है जो अपडेट्स फोल्डर में जाएगा। तो ईमेल फिल्टरिंग मतलब यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। डिजीजेस प्रेडिक्शन में करना है, राइट, कि कौन से टाइप की डिजीज है, तो क्लासिफाई आप सभी समझ रहे होंगे। रिग्रेशन की बात करते हैं। रिग्रेशन में क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसके ऊपर प्रेडिक्शन की जाती है। कंटिन्यूअस डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसको हम एक कंटिन्यूअस स्केल पर मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वेट, टाइम, लेंथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि प्राइजेस, ये इसको हम कंटिन्यूअस स्केल पर मेजर कर सकते हैं कि हाउस की प्राइजेस कितनी इंक्रीज होंगी। अब आप जानते हो किसी भी सिटी में हाउस की प्राइसेस बहुत अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड कर सकते हैं कि वहाँ पे रोड्स कैसी हैं, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हाउस की प्राइसेस प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं रिग्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाय यूजिंग सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। वेदर पैटर्न्स, ऑयल एंड गैस प्राइसेस, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, राइट, जहाँ पर कंटिन्यूस डेटा को हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें क्लासिफिकेशन नहीं करना है, राइट। जैसे कि हाउस की प्राइसेस सपोज कर लो कहीं पर 10 लाख है, कहीं पर 11 लाख है, ठीक है, मतलब प्रिडिक्शन के तौर पर कोई बोल रहा है कहीं ये 10 लाख भी हो सकते हैं, 11 लाख भी, तो ऐसे तो 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, ये तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन ना बोल के रिग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी एक ही वैल्यू निकालते हैं, राइट। लेकिन क्लासिफिकेशन में 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा और कितने ऑप्शन हो सकते हैं क्लासिफिकेशन में, राइट। बैंक लोन में 2 ही ऑप्शन थे, देना है या नहीं देना। ईमेल फिल्टरिंग में भी 5-6 ऑप्शन होते हैं, राइट। तो रिग्रेशन आप समझ गए। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, जिसमें डेटा होता है कैसा होता है, अनलेबल्ड होता है, राइट। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है इसमें पहला जो टाइप मैंने आपको बताया था वो था क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि जो डेटा पॉइंट्स होते हैं इनको नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, राइट। जो ग्रुप के अंदर एक जैसी वैल्यूज होंगी उनको नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट। और जो अदर टाइप के डिसिमिलर टाइप के होंगे डेटा पॉइंट्स उनको दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, राइट। जैसे कि एप्पल, लीची, बनाना, इन सब के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि ये बनाना हो सकता है, ये लीची हो सकता है, ये एप्पल हो सकता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, क्लस्टरिंग, क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, राइट। बात करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन की। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में मतलब कि आपको पता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं वो 3 डायमेंशंस में किसी भी चीज को देख सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ओके। लेकिन अगर उसी 3 डायमेंशन की चीज को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है। जैसे कि
अभी आप अपने रूम में देखो तो आपको सब कुछ जो है वो 3D में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उस रूम की पिक्चर क्लिक कर लो तो वो जो पिक्चर है वो 2 डायमेंशन है और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है कि जो अलग अलग चीजें हैं उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि एक बॉल की पिक्चर अगर आप ले रहे हो तो 3D में आप देख रहे हो तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर 2 डायमेंशनल यानी कि उस पिक्चर को आप देख रहे हो, बॉल की पिक्चर को, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हुई है, डायमेंशन लॉस्ट हुई है। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब कि हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है बहुत ही आसानी से कोई भी प्रेडिक्शन कर सकें, कोई भी डिसीजन ले सकें। और डायमेंशन को रिड्यूस करने के बाद भी कुछ ना कुछ उस डेटा को समझ पाना कहलाता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। यानी कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन आप सभी समझ गए, डेटा की डायमेंशंस को रिड्यूस कर देना और उसके बाद यह भी समझ लेना कि इस डेटा का मीनिंग क्या है। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा 4th स्टेप था मॉडलिंग वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं इवैल्यूएशन की। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले समझेंगे एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी का मतलब है, एफिशिएंसी वो एबिलिटी है जिसके जरिए हम जो रिजल्ट है, करेक्ट रिजल्ट देते हैं। हम हमारा कोई भी मॉडल है करेक्ट रिजल्ट देगा हमको, राइट, मशीन बिल्कुल करेक्ट आउटपुट देगी। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए, एनर्जी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, एफर्ट्स कम से कम लगने चाहिए, मनी कम से कम लगना चाहिए और टाइम कम से कम लगना चाहिए। तो जितना ये चीजें अवॉइड होंगी, वेस्टेज कम होगा, तो एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी, राइट। तो किसी भी मॉडल को आपने बना लिया, ट्रेनिंग कर लिया आपने उस मॉडल को, तो उस मॉडल की क्या करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ती है और उसके बाद उस मॉडल की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये मॉडल अच्छा है, राइट। तो मॉडल को टेस्ट किया जाता है टेस्टिंग डेटा के जरिए। टेस्टिंग डेटा क्या होता है मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। तो टेस्टिंग डेटा जो होता है वो स्टार्टिंग में अलग कर लिया जाता है एक्वायर्ड डेटा सेट में से। मतलब जब भी आप डेटा एक्विजिशन करते हो तो 80% डेटा आप रख लेते हो किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, और 20% डेटा आप रख लेते हो टेस्टिंग के लिए। उसके बाद जो न्यू डेटा आता है वो फिर आप टेस्टिंग डेटा में समझ लो या फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स एप्लीकेशन समझ लो, राइट। तो यहां पर जैसे कि आपने ट्रेन करा 1000 आपके पास फोटोज है, जिनमें से आपने 800 फोटोज के जरिए ट्रेन कर दिया कि ये वाली अगर कोई फोटो आएगी ये एप्पल है, आपने मशीन को ट्रेन कर दिया। अब 200 अलग से फोटोज रख ली टेस्ट करने के लिए मॉडल बनाने के बाद। अब ये 200 फोटोज एक एक करके दिखाई। अब जितनी बार जो मशीन है वो करेक्ट प्रिडिक्ट कर पाई, तो जितने अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन होगा, सपोज यहां पर 2 बार बोल दिया एप्पल, 1 बार बोल दिया बनाना, तो मतलब कितनी बार करेक्ट प्रिडिक्शन कर पा रही है। और ध्यान रखना ये 1000 फोटोज ये एप्पल की हैं, क्लियर। तो कितनी बार करेक्ट प्रिडिक्शन कर पा रही है, क्या एफिशिएंसी कितनी है, ये सारी चीजें हम टेस्टिंग डेटा के जरिए मेजर कर लेते हैं। अब एफिशिएंसी जो होती है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये 4 यहां पर जो है आपके पास पैरामीटर्स हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। ये चारों जो पैरामीटर्स हैं वो आप अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में समझने वाले हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हम फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप विजिट करके अलग अलग जो आपके सिलेबस के वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। ओके, सो चैट जीपीटी का नाम सभी ने सुना हुआ है। चैट जीपीटी बहुत ही पॉपुलर कैसा है, आपका एआई चैटबॉट है, तभी तो वो ऑटोमेटिकली आंसर दे पाता है, राइट। सो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, यहां पर आप ये देख लो, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहले डायग्राम समझ लो, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, राइट। तो चलिए, तो न्यूरल नेटवर्क भी हमारा एक तरीके की मॉडलिंग ही है, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसकी भी जो मॉडलिंग होती है वो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के जो बिहेवियर है उसको देखकर होती है, उसी के जैसे होती है। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो कोई भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करोगे उसमें से जो फीचर्स होंगे, ठीक है, जो ट्रेंड्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिकली क्या कर ली जाती है, एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, ठीक है, विदाउट एनी नीडिंग ऑफ द प्रोग्रामर, राइट। तो न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो आप ये समझ सकते हो किसी भी टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और एक न्यूरल नेटवर्क बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को मिलाकर, यानी कि कई सारी
और एल्गोरिदम्स को ऑर्गेनाइज करके बनाया जा सकता है। क्लियर। अब मशीन लर्निंग यहाँ पे मीनिंग क्या है? मशीन लर्निंग, अब जैसे आपको मैंने बताया था लर्निंग बेस्ड अप्रोच, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, और आपका क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों लर्निंग बेस्ड अप्रोच थे हमारे। तो इनके अंदर हम एल्गोरिदम्स लिखते थे, वो एल्गोरिदम्स क्या कहलाती है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कहलाती है। मशीन लर्न करेगी उन एल्गोरिदम्स से। क्लियर, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है वो टास्क करती हैं। तो कई सारी एल्गोरिदम्स को बना के हम एक न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और न्यूरल नेटवर्क बहुत काम में आता है जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है, राइट। इमेजेस में जैसे कि सपोज कर लो पूरे वर्ल्ड के कितने लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं, इस पूरे 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, उन सबका एक डेटाबेस है, राइट। सबके फोटोज हैं। अब उनमें से कोई भी रैंडमली एक पर्सन उस मशीन के सामने आया तो वो मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता दे कि ये फोटो जो है वो किसकी है। तो न्यूरल नेटवर्क वहां पे बहुत काम आता है, या फिर वो पर्सन कौन है, राइट। जो बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं तो वहां पर जो है ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत काम में आते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 3 लेयर्स हैं, इनपुट, हिडन, आउटपुट, राइट। और हर एक जो लेयर होती है, हर एक लेयर में कई सारी नोड्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक लेयर के अंदर 4 नोड्स हैं, राइट। तो हर एक जो नोड होती है उसका कुछ ना कुछ टास्क होता है, राइट। और अपना वो टास्क करने के बाद वो जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, वो अपनी नेक्स्ट लेयर को पास कर देता है। जैसे कि ये वाली जो नोड है, इसको देखो जिस पर मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे वाली सब पूरी लेयर में भेज रही है, राइट। जो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे वाली पूरी लेयर में भेज रही है, जिससे ये एसोसिएटेड है। क्लियर, समझ गए आप मेरी बात। तो हर एक नोड का कुछ ना कुछ टास्क होता है। अब इसके बाद जो फर्स्ट लेयर होती है ये क्या कहलाती है? इनपुट लेयर। अब जो इनपुट लेयर का काम ये होता है कि जो डेटा है इसको एक्वायर करना, फोटो क्लिक कर लिया, फोटो को एनालाइज करना, फोटो के अंदर क्या क्या चीजें हैं, राइट। और जो फोटो एक्वायर करी है, जो डेटा एक्वायर करा है, उसे फीड करना न्यूरल नेटवर्क, मतलब अंदर की लेयर्स के पास, राइट। अभी हिडन लेयर्स, यानी कि जो हिडन लेयर्स होती है जो यूजर को नहीं दिखती, वो जो हिडन लेयर्स होती हैं वो प्रोसेसिंग करती हैं। क्लियर होगा। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काम करते हैं, वैसे ही जो हिडन लेयर है वो प्रोसेसिंग करती हैं। वो पता लगाती हैं कि इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर तो सिर्फ 4 नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं और बहुत सारी लेयर्स हिडन हो सकती हैं, राइट। यहाँ पर एक ही हिडन लेयर है। अब एक हिडन लेयर के नीचे दूसरी हिडन लेयर, फिर और तीसरी हिडन लेयर, बहुत सारी हिडन लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। इनपुट लेयर और उसके बाद ये लास्ट में आउटपुट लेयर, राइट। तो इनपुट लेयर का क्या काम है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये जो हिडन लेयर्स होती हैं वो यूजर को विजिबल नहीं होती। अब आप सिंपली देखो, आपका जो फोन है, आपने कैमरा क्लिक करा, राइट, फोटो क्लिक करी जिसमें इनपुट लेयर यानी कि कैमरा के जरिए डेटा आ गया, ठीक है, गूगल के पास, गूगल लेंस सभी ने सुना होगा। अब आउटपुट लेयर यानी कि आपके फोन के डिस्प्ले में आउटपुट दिखेगा कि इस फोटो के अंदर क्या चीज है, राइट, या फिर उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करके देगा। तो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर समझ गए, लेकिन आपको हिडन लेयर्स नहीं दिखती, वो तो कोडिंग है, एल्गोरिदम है, वो तो गूगल के जो सर्वर्स हैं वहां पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। तो हर एक जो नोड होती है, ठीक है, हर एक नोड के पास अपनी खुद की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हो सकती है, राइट। और जो कि वो जो एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट करती है जो भी डेटा उसको क्या होता है, रिसीव होता है। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। ओके। तो जो एल्गोरिदम है वो अपना जो डेटा उसे रिसीव हुआ उसको प्रोसेस करेगी और जो उसका प्रेडिक्शन है उस डेटा को आगे लेयर पर, आगे नोड पर पास कर देगी, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं और डिपेंड करता है कि आपने कैसा एआई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बेसिस पर आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर लेयर्स हो सकती हैं। ओके। तो नंबर ऑफ नोड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो लास्ट हिडन लेयर होती है वो क्या करती है, जो भी फाइनल प्रोसेस्ड आउटपुट है वो आउटपुट लेयर को दे देती है, राइट, और यूजर को फाइनल आउटपुट मिलता है। क्लियर। तो जो इनपुट लेयर की तरह ही आउटपुट लेयर भी कुछ भी प्रोसेस नहीं करती, सिर्फ यूजर को आउटपुट दिखाती है। ओके। सो यूजर इंटरफेस के मीनिंग से होता है आउटपुट लेयर। ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह जो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सके उतने
डिटेल में और उतने ही इजी तरीके से आपको समझाया है यह चैप्टर। लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।